वैल्यू ज्यादा है? C1 की ज्यादा होगी वैल्यू की C2 की ज्यादा होगी? देखो समय के साथ क्रिया कारक है वो किसमें कन्वर्ट होंगे? उत्पाद में। एक बार ऐसे इधर देखो, ये एक आलेख बनाया है। इधर तो क्या है? समय, और इधर क्या है? ये क्रिया कारक की सांद्रता है, क्रिया कारकों की सांद्रता, क्रिया कारकों की सांद्रता। मैं क्या बोल रहा हूं? समय के साथ है वो क्रिया कारक की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी होगी। अगर मैं t बराबर 0 है, यहाँ पर इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, तो t बराबर 0 पर सारी की सारी जो सांद्रता है वो किसकी वजह से होगी? रिएक्टेंट की वजह से होगी। तो ये क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई? जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्रिया कारक की सांद्रता में क्या आएगी? कमी। ये मान लीजिए ग्राफ अगर ड्रा किया जाता है तो ऐसे आलेख आता है, ऐसा आलेख आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं कोई दो समय अंतराल पकड़ लेता हूं, है? इसको एक बार आप भूल जाओ, इसको इसी तरह से देखो। ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए आलेख है वो अपन बना रहे हैं। तो क्रिया कारक की सांद्रता इधर ले ली, ये R की कंसंट्रेशन है, और इधर क्या ले लिया आपने? समय। जो आलेख है वो इस प्रकार से नेगेटिव ढाल वाला आएगा। यह क्या बताएगा? जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्रिया कारक की क्या सांद्रता क्या होगी? कम होगी। कैसे? देखो, कोई दो समय अंतराल पकड़ लो। ये एक मैंने पकड़ लिया T1, ये T1 समय है कि नहीं है? इस पर मैं इस क्रिया कारक की सांद्रता क्या मान लेता हूं? R1 मान लेता हूं, ऐसे ही कंसीडर करो। T1 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या है? R1, और ये मैंने T2 समय देख लिया। अरे इधर जाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ेगा, तो ये क्या है आपका? T2 टाइम। इसे T2 टाइम पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या है? R2। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, ये आपका ग्राफ, ये ग्राफ किसके मध्य है? क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य आलेख है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि समय के साथ क्रिया कारकों की सांद्रता में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। तो आपका ग्राफ वो ऐसा आएगा। सांद्रता समय ग्राफ क्रिया कारक के संदर्भ में कैसा आएगा? इस प्रकार से आएगा। इस ग्राफ में मैं T1 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता देखता हूं तो R1, T2 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता देखता हूं तो क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक ग्राफ और ड्रा करता हूं। ये जो ग्राफ है ये किसके मध्य है? यहां पर आपकी बार मेरे पास उत्पादों की सांद्रता है। किसकी सांद्रता है? उत्पादों की सांद्रता। बात समझ में आ गई? या उत्पाद की सांद्रता भी लिख सकते हो, इधर क्रिया कारक की सांद्रता लिख सकते हो। उत्पाद की सांद्रता और समय में अपन क्या ग्राफ दर्शा रहे हैं? उत्पाद मेरे पास क्या है? P, तो इसको मैं ऐसे नोटेट कर देता हूं। अब देखो, इसकी सांद्रता में समय के साथ कमी आएगी तो उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी क्रिया कारक किसमें कन्वर्ट होंगे? उत्पाद में। तो ये आलेख है वो इस प्रकार से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आलेख आएगा। तो यहां पर भी दो समय अंतराल पकड़ते हैं। ये मैंने कोई T1 समय ले लिया, ये T1 समय। T1 समय पर मेरे पास जो उत्पाद की सांद्रता है वो क्या है? P1। और कोई समय अंतराल मैंने दूसरा क्या पकड़ लिया? T2। इस पर आपके उत्पाद की सांद्रता क्या हो गई? P2। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? तो देखो, मैं अभिक्रिया वेग यहां पर क्रिया कारक के संदर्भ में, क्रिया कारक के संदर्भ में, क्रिया कारक के संदर्भ में औसत वेग डिफाइन करूंगा। तो देखो कैसे डिफाइन होगा। वेग की बात करें तो ये R हो गया, किसके रिस्पेक्ट में? R एवरेज है कि नहीं है? R एवरेज औसत वेग है। अरे अभिक्रिया का औसत वेग है, R एवरेज से दर्शा दिया। किसके? रिएक्टेंट के संदर्भ में दर्शा रहे हैं तो मैंने R लिख दिया। R एवरेज फॉर रिएक्टेंट्स, ये क्या होगा? अंतिम सांद्रता माइनस
अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटा लगा समय। तो देखो आपने अंतिम सांद्रता कौन सी है आपकी, अरे R2 है कि R1? T1 समय पर सांद्रता R1, T2 समय पर सांद्रता क्या है R2, तो अंतिम सांद्रता R2 हुई ना। तो अपन क्या करेंगे R2 माइनस R1 बटा समय क्या होगा T2 माइनस T1। अब मेरे को बताओ R1 की वैल्यू ज्यादा है कि R2 की वैल्यू ज्यादा है? R1 की वैल्यू ज्यादा है, R2 की वैल्यू क्या है, कम है। तो कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो मान किस में आएगा भाई, नेगेटिव में आएगा। यानी आपके पास ये जो डेल्टा आर है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इस डेल्टा आर की वैल्यू कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। बटा नीचे आपने क्या लिख दिया, डेल्टा टी। ये समय हो गया। अब अभिक्रिया वेग कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, अभिक्रिया का वेग कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसको अभिक्रिया वेग को पॉजिटिव बनाने के लिए इसके पहले कौन सा साइन यूज कर लेते हैं, नेगेटिव साइन यूज कर लिया। नेगेटिव साइन यूज करने से क्या हुआ, जो आपका अभिक्रिया वेग है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसके रिस्पेक्ट में क्रियाकारकों के संदर्भ में, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अरे कम में से ज्यादा को घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन ने कौन सा साइन यूज कर लिया, नेगेटिव साइन यूज कर लिया। ऐसे ही अगर अपन उत्पाद के संदर्भ में लिखे तो लिखो उत्पाद के संदर्भ में, उत्पाद के संदर्भ में औसत वेग क्या होगा, वही औसत वेग को आर एवरेज से नोटेट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट लगा दिया। क्या लिखेंगे, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल बाई T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। अब देखो सी फाइनल अंतिम सांद्रता क्या है, यहां से देखो T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता P1, T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता क्या है, P2। तो अंतिम सांद्रता P2 हुई कि नहीं हुई, प्रारंभिक सांद्रता क्या हुई, P1। देखो P2 अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता क्या है, P1 बाई T2 माइनस T1। अब देखो P2 की वैल्यू ज्यादा है कि कम है, P2 की वैल्यू ज्यादा है ना। देखो ये P2 की वैल्यू इतनी है, P1 की वैल्यू तो इतनी सी है कि नहीं है। तो P2 माइनस P1 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। P2 माइनस P1 की वैल्यू पॉजिटिव आई। यहां लिखता हूं आर एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बराबर ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। इसके पहले नेगेटिव साइन लगाऊं क्या, नहीं जरूरी, क्योंकि अपने आप में पॉजिटिव अभिक्रिया वेग पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव है ये अपने आप। इसीलिए ऐसे लिखा जाता है आर एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अगर आप औसत वेग क्रिया कारक के संदर्भ में लिखना चाहते हैं, उत्पाद के संदर्भ में लिखना चाहते हैं, तो वहां पर अलग अलग साइन यूज होगा। प्लस जो चिन्ह है वो प्रोडक्ट के लिए लेते हैं। जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में औसत वेग लिख रहे हैं उस समय कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव। और रिएक्टेंट के लिए कौन सा, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। वेग लिखते समय चाहे औसत वेग लिखो चाहे तात्क्षणिक वेग लिखो, ऐसे आर एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, ऐसे लिखते हैं। आया कि नहीं आया समझ में। ये अपन ने किसकी बात कर ली, औसत वेग की बात कर ली। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न बना सकता है, वो कैसे बनाएगा देखो। T1 समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता इतनी है, T2 समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता इतनी हो जाती है, तो अभिक्रिया का जो औसत वेग है वो कितना होगा, ऐसे पूछ लेगा। या 5 मिनट में क्रियाकारकों की सांद्रता घटकर इतनी हो जाती है, इतने से इतनी हो जाती है, तो अभिक्रिया का औसत वेग बताइए। ऐसे इस पर आपके न्यूमेरिकल प्रश्न भी बना सकता है औसत वेग पर। बुक में जो दे रखे हैं वो अपना आगे सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल सारे।
दूसरा है कौन सा, ताश क्षणिक वेग। यह आपका औसत वेग हो गया, क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में भी हो गया और उत्पाद के रिस्पेक्ट में भी हो गया। अब अपन ताश क्षणिक वेग की बात करेंगे। ताश क्षणिक वेग, ये औसत वेग आर एवरेज हो गया, ये आर इंस्टेंटेनियस। देखो औसत वेग में अपन ने क्या लिखा, आर एवरेज बराबर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे था कि नहीं। अब देखो ये जो टाइम इंटरवल है वो अपने T2 T1 ले रहे थे कि नहीं। जब ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी है, इसको बढ़ाकर अपन कहां तक ले जाए, शून्य तक। इस डेल्टा टी की वैल्यू शून्य की ओर अगर अपन अग्रसर करें तो उस स्थिति में अभिक्रिया का जो वेग है वही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का ताश क्षणिक वेग कहलाता है। आर इंस्टेंटेनियस बराबर प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। ये जो टाइम इंटरवल अपने पास है इसको किसकी ओर अग्रसर करना है अपन को, जीरो की ओर। अरे किसकी ओर बढ़ाना है, जीरो की ओर। यानी ये जो समय अंतराल ले रहे हैं उसे अति अल्प लेना है कि वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। देखो ये आपका क्या है, सांद्रता समय ग्राफ। ऐसे मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया तो ये क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में होगा कि उत्पाद के रिस्पेक्ट में, क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में होगा भाई। तो इसमें किसी बिंदु को पकड़ लेते हैं, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आप क्या है, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं इसकी, और ये जो आपने टेंजेंट खींचा इसकी ढाल क्या होगी, इसकी ढाल क्या होगी, अभिक्रिया का ताश क्षणिक वेग होगा। क्या होगा, ताश क्षणिक वेग होगा। तो किसी अभिक्रिया के जो सांद्रता समय ग्राफ है उसका जो tan थीटा खींचकर उस अभिक्रिया का क्या पता लगाया जा सकता है, ताश क्षणिक वेग का पता लगाया जा सकता है। सांद्रता समय ग्राफ के मध्य टेंजेंट खींचकर अभिक्रिया के ताश क्षणिक वेग का पता लगाया जाता है। वहां समझ में आएगी नहीं आएगी। ये जो ग्राफ की ढाल है वो किसको प्रदर्शित करेगी, किसको प्रदर्शित करेगी, अभिक्रिया के ताश क्षणिक वेग को प्रदर्शित करेगी। मान लीजिए ये देखो ये बिंदु आपने दर्शाया, ये पी बिंदु था, तो इस पी बिंदु पर अभिक्रिया के वेग की बात की जाए तो tan थीटा की काउंट किया जाएगा। देखो ऐसे देखो, ऐसे। तो ये इधर समय अंतराल है डेल्टा टी, है कि नहीं है, और इधर आपकी सांद्रता है, ये डेल्टा सी लिख दो या डेल्टा आर लिख दो, टाइम के रिस्पेक्ट में है कि नहीं है। ये अल्प अल्प है, अरे किसी अल्प समय अंतराल पर है। अब इसमें भी कोई बिंदु आपने पकड़ लिया तो वो किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा, tan थीटा। अब पी बिंदु की अगर बात करें तो इसके लिए ये अल्प होगा, ये टाइम इंटरवल क्या होगा, अल्प होगा। तो T2 R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1। और ये P बिंदु की अगर बात कर रहे हैं तो इसके लिए अति अल्प हो जाएगा डेल्टा टी। P बिंदु के लिए डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अति अल्प हो जाएगा, जीरो की ओर अग्रसित हो रहा है ये मान। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस डी सी अपॉन डी। ये जो ढाल है, स्लोप है, इसके आधार पे देखो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होगा। तो यहाँ पर लंब कौन सा हो जाएगा,
ये सांद्रता इधर होगी और ये क्या हो गया, आधार हो गया, क्योंकि ये थीटा अपना इधर बन रहा है। ऐसे टेंजेंट के आधार पे अभिक्रिया के तात्कालिक वेग की गणना की जाए। इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे भाई अभिक्रिया वेग और स्टाइकियोमेट्री संबंध, अभिक्रिया वेग और रस समीकरण मितीय संबंध। देखो कोई अभिक्रिया अपने पास है, जैसे A प्लस बी उत्पाद में बदल रहा है यह, तो इस अभिक्रिया के लिए अगर अपने वेग की बात करें तो R बराबर क्या हो जाएगा। देखो मैं अगर A की बात करूं तो ये मेरा A क्या है, क्रिया कारक, A क्या है, क्रिया कारक, और अगर A को कोष्टक में ऐसे मैंने लिख दिया तो ये क्या है, क्रिया कारक की सांद्रता। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर ऐसे दर्शा दिया तो ये क्या हो जाएगी, क्रिया कारक की सांद्रता हो जाएगी। तो R बराबर क्या लिख सकता हूं इसको मैं, क्रिया कारक की सांद्रता में समय के साथ क्या होगी, कमी होगी, और अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्रिया कारक के साथ कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव। तो इसको मैं माइनस डेल्टा सी अपॉन सी, सांद्रता कितनी है इसकी, 1 अपॉन क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में आर लिखूं, अभिक्रिया वेग लिखूं, तो वो कैसे हो जाएगा, ये भी क्या है, क्रिया कारक है, इसकी भी सांद्रता में समय के साथ क्या होगी, कमी होगी। अभिक्रिया वेग को पॉजिटिव करने के लिए पहले नेगेटिव साइन यूज होगा, डेल्टा बी की सांद्रता क्या होगी, कोष्टक में बी लिख दिया, अपॉन नीचे क्या होगा, डेल्टा टी। बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर सी के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया वेग लिखें तो वो क्या होगा, देखो प्लस साइन लगेगा कि माइनस लगेगा, उत्पाद के लिए, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लगेगा वेग में, तो यहां पर अपन प्लस साइन लगाओ चाहे मत लगाओ, या लगा दो, सी अपॉन डेल्टा, ऐसे लिख दिया। क्रिया कारक ए के रिस्पेक्ट में लिख दिया, बी के रिस्पेक्ट में लिख दिया, सी के रिस्पेक्ट में, तो सारा का सारा आर है कि नहीं है, अरे आर है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर बराबर डेल्टा ए अपॉन बराबर माइनस बराबर सी अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अरे लिखा जा सकता है कि नहीं। तो यहां पर अपन क्रिया कारकों को इसके आधार पे एडजस्ट कर सकते हैं कि ए जो क्रिया कारक है उसके लुप्त होने की दर बी की कितनी गुनी है, बी के लुप्त होने की दर ए की बनने की कितनी गुनी है। ऐसे इनको आपस में क्या कर सकते हैं अपन, इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड कर सकते हैं एक दूसरे से। अभिक्रिया का वेग है, उसके आधार पे इनको एक दूसरे से अपन रिलेट कर सकते हैं। रस समीकरण मिति के आधार पर एक दूसरा उदाहरण बताते हैं, देखो आपको, आपके पास यह विज्ञान ऐसे है, कैसे है, 2a प्लस बी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सी में। ये दूसरा एग्जांपल हो गया अपना, 2a प्लस बी है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर देखो, जब A के 2 मोल क्रिया करते हैं B से, तो C का कितना मोल बनता है, 1 मोल। अरे यही तो बोलती है समीकरण मिति, जब A के 2 मोल B के 1 मोल से क्रिया करते हैं तो C का कितना मोल बनता है, 1 मोल बनता है। C का कितना मोल बनता है, 1 मोल।
यानी ए के लुप्त होने की दर बी के लुप्त होने की दर की क्या है, 2 गुनी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे इसके जब 2 मोल लुप्त होंगे, क्योंकि क्रिया कारक तो धीरे धीरे गायब भी होगा, ए के जब कितने मोल लुप्त होंगे, 2 मोल लुप्त होते हैं, तो उस स्थिति में बी का कितना मोल लुप्त होता है, 1 मोल, और सी का कितना मोल बनता है, 1 मोल बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो कैसे अपन क्या करते हैं, यहां पर ए के लुप्त होने की दर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए के लुप्त होने की, ए के लुप्त होने की दर या विलोपन की दर, ए के लुप्त होने की दर क्या होगी, माइनस का साइन लगेगा। अरे माइनस का साइन लगेगा भाई, क्योंकि क्रिया कारक है, ए अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख दिया। ए के लुप्त होने की दर क्या होगी, ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये होता है ए की लुप्त होने की दर हो गई। और धीरे धीरे बी भी क्या होगा, लुप्त होगा, तो बी के विलोपन की दर या लुप्त होने की दर एक ही बात है। बी के विलोपन की दर क्या होगी, बी की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, चूंकि प्रोडक्ट है इसकी सांद्रता में कमी आएगी, इस कारण से इस दर को पॉजिटिव करने के लिए आप पहले कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ऐसे लिख दिया। अब सी के बनने की दर की बात होगी, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर क्या होगी, यहां पर देखो सी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के पहले पॉजिटिव साइन लगेगा, इसको डेल सी अपॉन डेल टी लिखेंगे, इसके पहले नेगेटिव साइन नहीं लगाया, क्योंकि इनकी सांद्रता में समय के साथ कमी होगी, और इस अभिक्रिया दर को पॉजिटिव दर्शाने के लिए यहाँ पर पहले आपने नेगेटिव साइन लगाया। ये पूरा का पूरा अपने आप में ही कैसा होगा रे, नेगेटिव होगा। तो इस नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तभी वेग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात को समझ गए इसको? यहां पर ये पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव, इसको इस नेगेटिव साइन से यूज किया, तब दर क्या हुई अपनी, पॉजिटिव हुई। इस प्रकार से इनको अपन लिख सकते हैं, ए बी और सी को आपस में लिख दिया। अब ए बी और सी के बनने और लुप्त होने की दर को भी अपन कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। कैसे, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, ए के जब 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का 1 मोल लुप्त होता है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अरे बात समझ में है कि नहीं आई? ए के जब 2 मोल लुप्त होते हैं तो बी का कितना मोल लुप्त होता है, 1 मोल। ए के जब 2 मोल लुप्त होते हैं तो सी का कितना मोल लुप्त होता है, सॉरी सी का कितना मोल बनता है, 1 मोल।